आज हम हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कोविड-19 व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड व्हाट वुड बी द चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर व्हेन दिस लॉकडाउन ओपन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। दोस्तों, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हमारे लॉकडाउन में हम क्या क्या कितनी परमिशंस हमें अलाउड है, हम बाहर जाके क्या शॉपिंग कर सकते हैं, क्या सामान परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमें जैसे गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया है कि भाई हम अपनी डे टू डे जो हमारी इसेंशियल आइटम्स हैं वो हम अपनी ग्रोसरी शॉप से बाय कर सकते हैं, मिल्क बाय कर सकते हैं, मेडिसिन बाय कर सकते हैं। इवन हम जैसे देखते हैं कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये हम बाय कर सकते हैं। तो हम यदि इन सेक्टर्स के बारे में बात करें तो इन सेक्टर्स पे इतना गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इनको बंद नहीं किया है बिकॉज दीज आर इसेंशियल गुड्स फॉर आवर ह्यूमन लाइफ। सो यदि मैं इस सेक्टर की बात करूं तो इस सेक्टर में मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जब भी हमारा लॉकडाउन ओपन होता है तो ये फुल फ्लैश सिस्टम एज इट इज ऑपरेशनल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड बॉक्स की। सेकंड में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने लॉजिस्टिक एंड एजुकेशन को कवर किया है। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का काफी ट्रेंड चला हुआ है जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है। सो एजुकेशन में मुझे लगता है कि जैसे ही हमारा लॉकडाउन ओपन होता है तो फैमिलीज में मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम अपने छोटे बच्चों को क्या स्कूल भेज सकते हैं। जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी तो मुझे लगता है कि ये 3 महीने के बाद यदि हम अज्यूम करके चले कि 1 जुलाई से हमारा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो सितंबर अक्टूबर से हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करता हूँ यदि लॉजिस्टिक्स की। यदि हमारा लॉकडाउन 1 जुलाई से ओपन हो जाता है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर हमारी फैक्ट्री धीरे धीरे स्लोली ओपन हो जाएंगी। जैसे जैसे लोग मार्केट में जाएंगे, लोगों को सामान की जरूरत होगी, तो फैक्ट्री से मार्केट में सामान आने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। अब मैं आता हूँ अपने थर्ड सेगमेंट पे, दैट यू कैन सी इन ऑरेंज। दोस्तों, इसमें मैंने कवर किया है जो मेजर हमारे डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, एंटरटेनमेंट। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन से टीवी में हम न्यूज सुन रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर क्लास है, वो लोग अपने गांव जा रहे हैं। अब मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट में जैसे हम फैक्ट्रीज में देखते हैं काफी लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो लेबर जाने के साथ जब भी ये सेगमेंट ओपन होगा, लेबर अपने गांव में होगी, वापस आने में टाइम लगेगा। तो इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि एक तो इस सेगमेंट में महंगाई आएगी, दूसरा इस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी जल्दी से नहीं मार्केट में होगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि लोगों के पास कैश क्रंच है, लिक्विडिटी की कमी है, सैलरी कट है, लोगों की नौकरियां जा रही है। तो इन पर्टिकुलर जो मैंने ऑरेंज जो बॉक्स दिखाया है, इस सेक्टर को ओपन होने में करीब 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा। मैं यदि एमएसएमई की बात करता हूँ तो एमएसएमई में आप देखते हैं कि छोटी छोटी फैक्ट्री, छोटे छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, उनके पास आज ये सिचुएशन है कि उन लोगों के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को रेंट पे करना है। तो इस सेक्टर को भी अपने ट्रैक पे आने में कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा। मैं बात करता हूँ टेक्सटाइल्स। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि टेक्सटाइल हम कपड़े कब खरीदते हैं, जब हमारे पास थोड़ा पैसा हो, हमारी जो डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स है उसके बाद जब हमारा पैसा बचता है तो हम कुछ एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं। तो इस सेक्टर में मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा फास्ट टैग होने में। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल। जैसे कि देखते हैं कि छोटा जो व्यापारी वर्ग है, किसी को 1 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी को 50,000 की, या छोटे छोटे जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं उसकी रिपेमेंट हम 1 महीने में 2 महीने में करते हैं। अभी क्या है दोस्तों कि काफी लोगों की जैसे जैसे नौकरियां गई है या पे रिड्यूस हुआ है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम पे पड़ेगा। हम लोग जैसे कि घर लोन पे लेते हैं तो हमें ईएमआई वापस करनी होती है। सैलरीड क्लास का जैसे कि हम देखते हैं कि इतना पैसा नहीं होता कि वो 2 3 4 महीने का अपने पास बफर रखे। उनकी डे टू डे
की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो अपना कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ईएमआई जमा करते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को भी उभरने में कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड कि आरबीआई और गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल्स लेके आए इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, इस सेक्टर में कुछ पैसा डाले ताकि लोगों तक जाए, कुछ वेव ऑफ करे, कुछ डेफर करे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक बैंक्स के सामने एक एडवाइजरी जारी की थी कि ईएमआई को 3 महीने के लिए डेफर कर दिया जाए। तो इस तरह से आरबीआई को कुछ और मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ और डायरेक्शंस देनी होंगी अपनी बैंक को, तब जाके इस सेक्टर को ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। ऐसे ही मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ, जैसे कि हम देखते हैं कि अपने चैनल्स पे मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो कंप्लीटली लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि अभी कोई मूवीज नहीं बन रही है, कोई भी सीरियल्स नहीं बन रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम्स नहीं बन रहे हैं। क्योंकि इस टाइम कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट है ये इंडस्ट्री भी, तो इसको भी प्रॉपर ट्रैक पे आने में 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा। दोस्तों अब मैं आता हूँ अपने लास्ट बॉक्स। जैसे कि आप देखते हैं रेड में मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को रखा है कि जिन पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस कोविड-19। जैसे कि हम इसमें देखते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। दोस्तों आपको पता होगा कि हम जो डे टू डे लाइफ में जब पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लगाते हैं? अपने ट्रैवल पे, टूरिस्ट पे। हम घूमने जाते हैं, फॉरेन ट्रिप करते हैं, साल में एक ट्रिप करते हैं। कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है। और फिर हम बात करें, हम सिनेमा जाते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, या फिर हम गाड़ी खरीदते हैं। अभी मानो मेरी कुछ सेविंग्स है डे टू डे लाइफ की खर्चों के बाद, तब हम कुछ गाड़ी की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों अभी सिचुएशन ये है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन के काम बंद हो गए, शॉप्स बंद हो गए, लोगों के पास लिक्विडिटी क्रंच है। तो ये जो मैंने लास्ट में बॉक्स में आपको दिखाया कि होटल रेस्टोरेंट, ये कंप्लीटली बंद है और इस सेक्टर को रिवाइव होने में कम से कम 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। ये भी तब होगा जब धीरे धीरे हमारे जो दूसरे सेक्टर्स के पार्ट हैं वो ट्रैक पे आएंगे, तब जाके हमें हम जो हमारे लास्ट के होटल्स रेस्टोरेंट ये सेक्टर्स को हम रिवाइव करा पाएंगे। और यदि मैं बात करूं कि हमारा हम कब मानेंगे कि भाई ये कोरोना चला गया, ये सब कुछ ठीक हो गया, मुझे लगता है कि जब हमारा होटल रेस्टोरेंट्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री कंप्लीटली ओपन हो जाएगी, हम फ्रीली कहीं भी घूमने जा सकेंगे, तब हम मानेंगे कि ये कोरोना चला गया है और हमने इस बीमारी से निजात पा ली है। यदि मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो दोस्तों रियल एस्टेट में हम देखते हैं कि हम या तो रेंट पे रहते हैं या फिर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं। दोस्तों आज की सिचुएशन ये हो चुकी है कि लोगों को ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की जब नौकरी चली जाएगी तो वो अपने डे टू डे लाइफ की जरूरतों को पूरा करेंगे, ईएमआई पे करें। तो ईएमआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा रियल एस्टेट पर, कंस्ट्रक्शन पे। क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम ईएमआई कैसे हम अपने बैंक से वापस करेंगे? या फिर मैं बात करूं, यदि मैं किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं होगी, मैं अपने होम टाउन चला जाऊंगा, अपना कहीं से शिफ्ट कर दूंगा जहाँ पे मुझे कम रेंट पे करना पड़े। दूसरी तरफ हम देखें, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े ब्रांड्स अपना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स अपने शॉप्स ओपन करती हैं, लेकिन वहां पे जब लोग जाएंगे ही नहीं, तो कैसे वो लोग सरवाइव कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि जो मैंने लास्ट के बॉक्स में सारे रेड आइटम्स को किया है, इस सेक्टर को आने में अभी 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा, हो सकता है कि इसमें 2 साल भी लग जाए। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑन बिजनेस पे। अब मैं आता हूँ चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। दोस्तों जैसे कि हम देखेंगे, जब हम इस कोरोना से निजात पालेंगे, इससे हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तो इसके साथ हमारी क्या हैबिट्स डेवलप होंगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि काफी लोग, जैसे स्पेशली आईटी कंपनीज में लोग घरों से काम कर रहे हैं, मेड नहीं आती है काम के लिए बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग।
तो वही क्या होगा कि हमें ऑफिस का भी काम करना है और अपने घर को भी चलाना है, घर की क्लीनिंग हो गया, फूड हो गया। तो देखेंगे कि दोस्तों कुछ टाइम बाद डिश वॉशर्स की, वैक्यूम क्लीनर्स की, मोप्स की एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और जैसे कि देख रहे हैं कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर तो हमारी अब डे टू डे रूटीन लाइफ में आ जाएगा, और हमें इसकी बहुत ज्यादा हद तक हैबिट हो जाएगी। हम जब भी बाहर निकलेंगे तो हम साथ में हैंड सैनिटाइजर लेके जाएंगे और मास्क लगा के जाएंगे। दोस्तों मैं आगे आता हूँ शॉपिंग पे। अभी हम देखते हैं कि हम जब भी शॉपिंग करते हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हम जाते हैं मॉल्स। मॉल में जाके हम क्या करते हैं, अपना 15 दिन का, महीने भर का सामान इकट्ठा किया और अपनी शॉपिंग की। लेकिन दोस्तों अभी जैसे देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग अब आगे जो हमारी लोकल शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया में जो शॉप होती है छोटी छोटी, उससे सामान हम खरीदना प्रेफर करेंगे। तो कंप्लीटली हमारा जो शॉपिंग स्टाइल है उसमें कंप्लीटली चेंज आएगा व्हेन दिस लॉकडाउन ओपन्स। हम एजुकेशन की बात करें तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी है। दोस्तों अभी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन जैसे जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग हटेगी, कोरोना से हम निजात पाएंगे, तो धीरे धीरे लोग इन ऑनलाइन को शिफ्ट होंगे, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि मैं अपने छोटे बच्चे को क्लास के लिए भेजूं या डांसिंग के लिए भेजूं। तो लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे और ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होंगे। इवन यदि आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन काफी ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद में आता हूँ बैंकिंग पे। जैसे कि आप देखते हैं कि बैंकिंग में तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी ऑनलाइन करने के लिए प्रमोट किया है, लेकिन कोरोना के साथ साथ अब इसमें और ज्यादा लोग ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज करें। इसके साथ ही दोस्तों जैसे देखेंगे कि अभी कोरोना के ऑलमोस्ट हमें 2 महीने होने जा रहा है लॉकडाउन में। तो इसमें क्या होगा कि लोगों के पास कैश के इश्यू आएगा। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो लोग इस 2 महीने या 3 महीने के एक्सपीरियंस से देखेंगे कि लिक्विडिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ। तो इसकी भी हमारी एक हैबिट चेंज होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कैश सेविंग्स अपना लिक्विड फॉर्म में रखें, सो दैट जब भी हमें जरूरत पड़े किसी इमरजेंसी में तो हम अपने फंड्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ टेक्नोलॉजी पे। जैसे कि दोस्तों दूसरे देशों में आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होता है, स्पेशली इन गवर्नमेंट सर्विसेज। हमारे इंडिया में जब से हम ये मोदी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, काफी कुछ चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी के बारे में यदि देखते हैं तो। हम जैसे कोई हमें सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई गवर्नमेंट से सर्विस लेनी है, तो अभी काफी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हुई है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन ओपन होगा, गवर्नमेंट्स भी प्रमोट करेंगी कि ऑनलाइन लोगों को सर्विस दी जाए। ई कोर्ट, जैसे भी हम कोई कोर्ट केस करना हो या कोर्ट की हम अपनी डेट के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो हमें फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें शिफ्ट हो जाएंगी ई कोर्ट्स पे, या गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी वो। जैसे मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बनवाना है, तो अभी क्या होता है कि कई सारे स्टेट्स में अभी ये सर्विस ऑफलाइन है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ आप देखोगे ये सारी सर्विस ऑनलाइन होने जा रही है। अब मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर के बारे में दोस्तों, जैसे कि आप लोग पहले से ही काफी कुछ अपना, जैसे कि हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल कराते हैं। स्पेशली जब से ये हमने देखा है कि काफी लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, काफी फैमिलीज में जो एक अर्निंग हैंड होता था वो लोग नहीं है, तो लोग अपना इस कवर को भी काफी ध्यान देंगे आगे चल। ई हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ तो ये ई हॉस्पिटल का प्रचलन दूसरे देशों में काफी है। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई पेशेंट है, उसको क्रिटिकल बीमारी है, वो रेगुलर अपने डॉक्टर को चेकअप कराने जाता है, फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन अब आगे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स अपने ऐप डेवलप करेंगे, उस ऐप के अंदर पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। पेशेंट ने लास्ट टाइम कब दिखाया था, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी डिजीज का बैकग्राउंड है। तो दोस्तों देखोगे आप धीरे धीरे जो अभी हम एक फिजिकली जाकर अपना काम कराते हैं, बैंक में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं,
स्कूल में जाते हैं, धीरे धीरे ये चीजें अब ऑनलाइन पे शिफ्ट होंगी। दोस्तों, इतने सारे डिस्कशन के बाद अब हमें सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। कोरोना, अभी हमने देखा कि 2 महीने का लॉकडाउन है, और महीने 2 महीने जितनी भी ये प्रॉब्लम है, ये भी एक टाइम निकल जा रहा है। लेकिन अब हमें अपने बिजनेस, अपने फैमिली एक्सपेंडिचर, अपने फ्यूचर के बारे में रिविजिट करना पड़ेगा। मेरे पास कितना पैसा है, मैं उसे कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे एक्सपेंडिचर करूं, सो दैट मैं अपने फ्यूचर में बचा सकूं। या फिर मेरा बिजनेस है, मैं कितने एम्प्लॉइज रखूं, कितनी टेक्नोलॉजी का यूज करूं, सो दैट मैं अपनी कॉस्ट बचा सकूं, अपनी एनर्जी बचा सकूं। मुझे अपना प्लान करना पड़ेगा बिजनेस के बारे में, मुझे अपने वेंडर्स के बारे में रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। मैं वैल्यूएशन की बात करूं, जब मैं अपना रिविजिट कर लूंगा, रिप्लान कर लूंगा अपनी चीजों को, तो मुझे देखना होगा कि जो मैंने रिप्लान किया था उसमें कितना सक्सेसफुल हूँ, क्या मेरा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा डिस्कशन on COVID-19. So hope you like it. So now I would like to invite Vipul and Amit for their topic on regulatory changes. So first of all, I would like to invite Amit. या Amit? हाँ जी। आई जस्ट वांट कि मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। Yeah, sure. Just a second. Yes. So hope Amit, you can see the screen. हाँ, मतलब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, yes. नहीं, ये तो आपकी दिख रही है आई थिंक। Okay, just a second. So Amit, can you share your screen? आई Okay, okay, just a second. I think you can. आई थिंक आ गई होगी। आप लोग, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? नो, अभी तो नहीं देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। यस, यस, नाउ वी कैन सी। आई थिंक हाँ। तो बेसिकली अभी मैं डिस्कस करूंगा एक रिसेंट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं। दे आर ऑल कम ऑन द सेम डेट 5 मई 2020। तो पहले मैं केस लॉ डिस्कस करूंगा, आफ्टर दैट नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन केस लॉ है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है, और उसमें जो पार्टी थी, 5 पार्टीज हैं, और सभी ने रिट पिटिशन फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसका कोई रेमेडी जीएसटी लॉ के अंदर नहीं था। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर है ये केस लॉ और क्या सेक्शन था। उसके बाद फिर लॉ, केस लॉ में क्या कंटेंट थे और क्या जजमेंट आया। तो बेसिकली कंटेंट ये था कि जो जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो सैनवेट का क्रेडिट बहुत लोगों का सैनवेट ट्रांसफर हुआ था जीएसटी में, बट कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी कि लोग ट्रांसफर नहीं कर पाए थे सैनवेट का क्रेडिट इन जीएसटी रिजिम थ्रू ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच और बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तब लोगों ने क्वेरी भी रेज की जीएसटी डिपार्टमेंट में, लेकिन इवन देन टाइम पीरियड लैप्स हो गया और उनका पूरा सैनवेट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया, जिसको यूटिलाइज नहीं कर पाए इन जीएसटी रिजिम। तो लोगों ने जाके हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली। तो बेसिकली ये कंडक्ट कहाँ से का होता है, तो रूल सेक्शन नंबर 140 है। तो 140 सेक्शन ये कहता है सीजीएसटी का कि आपका जो भी सैनवेट क्रेडिट है एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो थ्रू ट्रांसफर।
लेकिन सेक्शन 40 में कोई टाइम पीरियड नहीं डिफाइन है, ओनली जस्ट कि आप ये कर सकते हो। तो टाइम पीरियड डिफाइन है रूल नंबर 117, वहां पे डिफाइन है कि आप जिस दिन से इम्प्लीमेंट हो उसके 90 डेज के अंदर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी बहुत सारा कुछ, उसको डेट एक्सटेंड करती रही इवन देन बहुत लोगों ने ट्रांसफर नहीं फाइल कर पाए टाइमली। तो बेसिकली ये था उसका केस का बैकग्राउंड। लेकिन फिर लोगों ने बोला कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसमें बहुत बड़ा एसेट इन्वॉल्व है, करोड़ों में है लोगों का सैंडविच क्रेडिट, जिसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो बेसिकली 5 पार्टीज थी। ब्रांड इक्विटी, यदि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड, माइक्रोमैक्स, डेवलपर ग्रुप्स एंड रिलायंस इलेक्ट्रिक। तो बेसिकली इसमें कंटेंशन तो मैंने आपको बता दी थी कि यही था कि लोग अपना ट्रांसफर नहीं फाइल कर पाए थे और लोगों का जितना भी सैंडबेट था सारे लैप्स हो गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें ये कंटेंशन दिया कि आप किसी का जिसमें टाइमलाइन तो उसके 140 सेक्शन 140 के अंदर कुछ डिफाइन नहीं, उसमें सिर्फ प्रोसीजर डिफाइन है और टाइमलाइन जो डिफाइन है वो रूल नंबर 117 में है। रूल 117 में डिफाइन है कि आप 90 डेज के अंदर कर दो। तो हाई कोर्ट ने कहा कि रूल के अंदर कोई रूल किसी का राइट को बाउंड नहीं कर सकता कि आप उसको नहीं ले सकते, मतलब उसको टाइमलाइन नहीं डिफाइन कर सकता। और ये भी कहा कि लोगों ने बोनाफाइड कोशिश की कि इसको हम ले पाए, लेकिन अब टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसके आप एसएससी को सफर नहीं कर पाएंगे, पहले ये दिया। और हाई कोर्ट ने ये बोला कि इवन टुडे जीएसटी पोर्टल से ट्रायल एंड एरर फेज, मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से कितने सारे फॉर्म में चेंजेस आए, तो अभी भी अपने आप में वो परफेक्ट नहीं है। ये रीजनिंग दिया हाई कोर्ट ने। फिर मैं तो आ जाता हूँ सो सीधे। अमित, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम्म जैसे कि अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, तो हम्म जिन कंपनीज ने भी क्रेडिट नहीं लिया है तो वो अभी फॉर्म फाइल कर सकते हैं ट्रांसफर। इज दिस फैसिलिटी अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल राइट नाउ? बिकॉज अभी ये नहीं अभी फेस्ट 30 जून तक हाँ का बस टाइम दिया है उन्होंने। हाँ 30 जून तक का टाइम दिया है, 30 जून का टाइम दिया है। बेसिकली जजमेंट में ही कहा गया है उसमें यदि आप इलेक्ट्रॉनिकली यदि आप अवेलेबल करा सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको मैनुअली लेके आप इसको क्रेडिट दो। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली गवर्नमेंट, एक मिनट, अब सीधे आ जाते हैं एक्चुअली में क्या बोला, क्योंकि इसमें लोगों के फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के बाद क्या क्या रीजनिंग दी वो है। फिर हम सीधे आ जाते हैं कि हाई कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है उसके अंदर। ओके, अब इसको हम पॉइंट नंबर 23 रीड कर रहे हैं। सिंस ऑल द पिटिशनर हैव फाइल्ड और अटेम्प्ट टू फाइल फॉर्म ट्रांसफर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 3 years, they shall be entitled to avail the input credit accruing to them। तो मतलब 3 साल का टाइम था, इवन देन वो नहीं कर पाए। thus thus permitted to file transfer from on or before 30th जून उन्होंने कर दिया। अब उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको मैनुअली एक्सेप्ट करो। तो फिर उसने यहाँ किया पिटिशनर टू फाइल डिक्लेरेशन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली और टू एक्सेप्ट द सेम मैनुअली। ठीक है, और फिर मतलब जनरली ये केस जजमेंट में ऐसी चीज लिखते नहीं है, इन्होंने फिर बाद में हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा रिस्पोंडेंट शेल thereafter claimed in accordance with the law, we also in the opinion that taxpayers who are similar situated also be entitled to avail the benefit। मतलब इसी तरह की प्रॉब्लम यदि किसी और को भी आ रही हो, मतलब जनरली केस लॉ तो रेफर हम करते ही हैं, लेकिन इसमें केस जजमेंट में ही दिया था कि सेम सिचुएशन किसी और के साथ हो तो entitled to avail the benefit of this judgment। Therefore, respondents are directed to publish this judgment widely, including by way of publishing same on the, मतलब जीएसटी पोर्टल में इस केस लॉ को उन्होंने बोला है कि आप पब्लिश करो सो दैट जिनको नहीं भी पता उनको पता चल जाए। तो एक ये अच्छा मूव था। और केस लॉ की कॉपी तो मेरे पास है, यदि चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। फिर आ जाते हैं सेम डेट 5 तारीख की गवर्नमेंट ने 5 नोटिफिकेशन निकाली।
38 से लेके 42 तक। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले 38 हम पिक करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 CGST। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है, आगे पढ़ते भी जाएंगे। तो ऊपर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से लिखा होता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सेक्शन, मतलब पावर कहाँ से आई, तो वो सब है। यहाँ से आते हैं पॉइंट नंबर 2 से। इन द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स रूल 2070 with effect from 21st April 2020 और आफ्टर द प्रोविजन, मतलब ये कब से इफेक्टिव होगा तो उसकी डेट दी है। और इसमें ये बोला है कि ये ऑलरेडी जो रूल नंबर 26 है उसी का ये प्रोविजो बन रहा है नोटिफिकेशन के थ्रू। मतलब एग्जिस्टिंग रूल है 26, उसी में नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने ये नीचे वाला ये प्रोविजो डाला है, जहां से हम पढ़ेंगे अब। प्रोविजो further that a registered person registered under the provision of Companies Act 2013 shall during the period of from 21st day of April 2020 to 30th June also allowed to furnish the return under section 39। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, 3B फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कंपनी कैन नॉट फाइल जीएसटी रिटर्न। तो सिंस लॉकडाउन है तो जो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है उनका डीएससी ऑफिस में है या फिर कहीं और है, तो वो कैसे अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने फैसिलिटी दी है कि अब ईवीसी कोड के थ्रू वो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें ये बस याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो अवेलेबिलिटी फैसिलिटी है ये 21st डे ऑफ अप्रैल टू 30th डे ऑफ जून तक है। मतलब इन 3 महीनों के लिए मोटा मोटा, जब तक अभी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि लॉकडाउन रहेगा। तो मतलब अब कोई भी यदि ऑफिस का एम्प्लॉय है तो घर से भी वो 3B फाइल कर सकता है। पहले ये सिर्फ फैसिलिटी इंडिविजुअल के लिए था। क्यों, आई एम राइट? ओके। इसी में एक फर्दर एक और है मूव, 3B फाइल जिनका नील रिटर्न है, नील रिटर्न जिनका है वो SMS के थ्रू अपना 3B फाइल कर पाएंगे। अब उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि नील रिटर्न का मतलब क्या है, नीचे यहाँ एक्सप्लेन किया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल नील रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन फॉर ए टैक्स पीरियड दैट हैज नील और नो एंट्री इन ऑल टेबल। मतलब नील का मतलब सब कुछ नील, इवन इनपुट भी नील, आउटपुट भी नील, कोई इंटरेस्ट, कुछ आपका क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो ही आप ये कर पाएंगे। मतलब नील का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन इवन देन आपको कोई इनपुट अवेल करना है तो उसको आप नील नहीं बोलेंगे, उसको आपको नॉर्मल तरह से ही भरना है। जिसका पूरे सारे टेबल्स जो है 3B के दिन नील हैं, ब्लैंक है, देन ओनली यू कैन फाइल 3B थ्रू SMS। ठीक है, ये मतलब बेसिकली 38 नोटिफिकेशन नंबर था। इसमें बेसिकली 2 चीज उन्होंने बताई, एक 3B कंपनी के लिए विदाउट DSC EVC की तो कर सकते हैं, और जिनका नील रिटर्न है वो SMS के थ्रू कर सकते हैं। तो मतलब इन नेट सेल मैं समराइज करूँ तो नोटिफिकेशन नंबर 38 ये बोलता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 39। 39 आई थिंक इतना रेलेवेंट नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 39 5 मई 2020। बेसिकली ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कंपनीज बैंकरप्सी कोर्ट में अपना पिटिशन फाइल कर दी है, मतलब बैंकरप्सी में चली गई हैं। तो वहां पर उन्होंने वे बताया है कि जब जिस दिन से IRP अपॉइंट होता है, जब बैंकरप्सी कोर्ट में चली जाती है कंपनी तो IRP और RP अपॉइंट होता है। तो IRP और RP जिस दिन से अपॉइंट हुआ उस दिन से 30 डेज के अंदर IRP और RP को एक न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा इन ऑल द स्टेट जहां पे कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है। तो मतलब ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो कंपनी बैंकरप्सी में चली गई है, बाकी मतलब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इवन देन हम इसका जो रेलेवेंट पार्ट है सिर्फ वो पढ़ लेते हैं। यहाँ से है the said class of persons shall with effect from the date of appointment of IRP RP
be treated as a distinct person of the corporate debtor, मतलब उसको कंपनी से सेपरेट मानेंगे, shall be liable to take a new registration in the each state or union territory where the corporate debtor, मतलब company, was registered earlier within the 30 day of the appointment of the IRP or RP or by 30 June 20, whichever is later. तो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए एप्लीकेबिलिटी है इसकी. अब मूव करते हैं 39 के बाद हम नोटिफिकेशन नंबर 40. नोटिफिकेशन नंबर 40 ये थर्ड नोटिफिकेशन है, सेम 5 मई 2020 में. बेसिकली इसमें ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा ऐसा हुआ था कि जब जिस दिन लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था ई वे बिल बन गए थे लोगों के, लेकिन एक्चुअल में मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी. और ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है एज वी नो कि वो डिपेंड ऑन द किलोमीटर्स. स्लैब्स हैं कि अप टू 100 किलोमीटर्स के लिए इतना होगा, 100 to 200 किलोमीटर तक के लिए इतना. तो लोगों के ई वे बिल बन गए थे, बिल बन गए थे, तो ई वे बिल एक्सपायर ना हो, लैप्स ना हो, तो उन्होंने ई वे बिल के लिए एक्सटेंशन दिया है कि मतलब सपोज आपका एक्सपायर हो रहा है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल एक्सपायर ना हो कि 15 मई तक वो सब वैलिड होगा. बेसिकली ये उन्होंने यहाँ पे बोला है. तो सीधे इसमें हम सेकेंड पैरा में प्रोविजो में आते हैं जो नोटिफिकेशन का रेलेवेंट पार्ट है. ऊपर तो सर जस्ट कहाँ से डिराइव्ड हुआ पावर, किस सेक्शंस किस रूल्स है, तो फर्स्ट पैरा में तो वही होता है जनरली नोटिफिकेशन में. सेकेंड में है जो हमारे मतलब की चीज़ है, provided that where an e-way bill has been generated under the rule 138 of the CGST rule 2017. अब यहाँ से पढ़ते हैं. On or before 24th day of March and it is period of validity expired during the period 20 day of March to 15 day of April. मतलब इसके पहले बन गया हो, 24 मार्च 2020 के पहले बन गया हो आपका ई वे बिल, और उसकी एक्सपायरी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि 20 इसके पहले बन गया होगा 24 मार्च के, और इसकी एक्सपायरी 20 मार्च से 15 मार्च के बीच में हो. मतलब आपका ई वे बिल जो क्रिएट हुआ हो पोर्टल में जाके 24 मार्च को, और उसकी वैलिडिटी जो है वो 20 मार्च से 15 मई के बीच में कभी भी एक्सपायर होने वाली हो, तो उन्होंने बोला है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सच ई वे बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2020. आई थिंक सिंपल था. सिर्फ 3 लाइन है यहाँ पे पढ़ने वाली, है ना. और देन मूव टू द नेक्स्ट. ये इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन नंबर 41. मतलब हमने अभी सीरियल से किया 38, 39, 40, 3 कर चुके. अब नेक्स्ट आ रहे हैं 41 में. ये पांचों नोटिफिकेशन सेम डेट में इशू हुए थे 5 मई 2020 में. ये इंपॉर्टेंट है 41. इसमें बेसिकली उन्होंने बात की है एनुअल रिटर्न, जो उन्होंने पहले अभी 30 जून कर दी थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के एनुअल रिटर्न, और जहां पे ऑडिट एप्लीकेबल था, अब उन्होंने 30 सितंबर कर दी है. तो पढ़ लेते हैं. अब है सिर्फ बात इतनी कि उन्होंने सिंपली एनुअल रिटर्न की डेट जो है एक्सटेंड कर दी है 30 जून से 30 सितंबर. तो बेसिकली हम ऊपर छोड़ते हैं कहाँ से ड्राइव हुआ, किस रूल से आया, कहाँ से आया. हम सिर्फ रिलेवेंट पार्ट में सीधे जंप करते हैं. बेसिकली पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 15 2020, उन्हीं को 23 मार्च को उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं. तो वो पिछले वाले नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस दे रहे हैं इसमें. तो हम सीधे कहते हैं, पढ़ते हैं. Commissioner on, यहाँ से Commissioner on recommendation of the Council hereby extend the time limit for furnishing of annual return specified under Section 44 of the said Act, read with Rule 8 of the said rule, electronic through a common portal for the financial year 18-19 till 30th September 2020. तो मेरे को तो लग रहा है ये लॉकडाउन जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर तक, मतलब जुलाई तक जाएगा, मेरे हिसाब से फिर ये डेट और आगे बढ़ जाएगी एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस. जब लास्ट ईयर ज़्यादा कुछ नहीं था तो उन्होंने मार्च तक कर दी थी, लेकिन इवन उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहते हैं ताकि लोग बाग थोड़ा थोड़ा तो काम करते रहे. चलिए ये हो गया. अब आ जाते हैं लास्ट नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन नंबर 42.
2। ये भी थोड़ा सा लिमिटेड इम्प्लीकेशंस हैं। ये बेसिकली जो रजिस्टर्ड पर्सन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लद्दाख में है यूनियन टेरिटरी में, तो उनको बताया है कि आपका इस पीरियड से मतलब नवंबर से लेके फरवरी 2020 तक आपका जो 3B की डेट है वो 24 मार्च हो गई है। तो सिर्फ एप्लीकेबिलिटी इसकी लद्दाख के लिए है, तो आई थिंक उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो बेसिकली यदि हमने 5 नोटिफिकेशन पढ़ी देखी और एक जजमेंट पढ़ा, तो इसको सारे नोटिफिकेशंस को और जजमेंट को यदि एक एक लाइन में यदि मैं बोलूं, तो जजमेंट ने हमें ये प्रोनाउंसमेंट दिया है कि यदि मेरे को ट्रांस 1 का क्रेडिट रह गया है और फाइल नहीं कर पाया हूँ, तो आइदर वो मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली मैं 30 जून तक फाइल कर सकता हूँ। दिस इज द क्रक्स ऑफ द जजमेंट इन वन लाइन। फिर कम टू द नोटिफिकेशन 38, उसमें उन्होंने बोल दिया कि कंपनीज विदाउट डिजिटल सिग्नेचर भी 3B फाइल कर सकती हैं टिल 30 जून 2020, और जिनका नील रिटर्न है वो SMS से कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद 39 में उन्होंने बोला कि जो IRP जिस दिन से अपॉइंट होगा उसके विद इन द 30 डेज एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा 30 जून के पहले और विद इन द 30 डे फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। बीच ये हो स्टेट गया 39। अब किस स्टेट में लेना पड़ेगा उनको? जहां पे पहले से कॉर्पोरेट डायरेक्टर रजिस्टर्ड है, सपोज एक कॉर्पोरेट डेटर जहाँ पे कंपनी है, है जो जहाँ से IRP में गई है, कॉर्पोरेट डेटर दिल्ली है। में रजिस्टर्ड है। हाँ 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 हाँ, राइट, नहीं कॉर्पोरेट डायरेक्टर का नहीं, जहां जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है। कॉर्पोरेट डायरेक्टर ही कंपनी है ना, जैसे कंपनी थी वो IRP में चली गई और वो ऑपरेशन उसका दिल्ली में था, बिहार में था और वेस्ट बंगाल में था, तो उन तीनों स्टेट में उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। देन 40 वाला नोटिफिकेशन नंबर है, तो उन्होंने ई-वे बिल का एक्सटेंशन किया है 15 अप्रैल मई तक, और 41 में उन्होंने एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ा दी है 30 सितंबर तक, और नोटिफिकेशन 42 में उन्होंने 3B की टाइमलाइन बढ़ाई है फॉर द लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर रीजन। तो बेसिकली ये मैंने 5 नोटिफिकेशन और एक केस लॉ कवर किया। और ये मैं अपने वेबिनार वाले ग्रुप में नोटिफिकेशन यदि किसी को डिटेल में देखना हो तो मैं शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कहाँ से मैं CBSE के साइड से यहाँ से निकालता हूँ, तो ये लाइन से यहीं पे लगे हुए हैं 38, 39, 40, 41, 42। आई थिंक मैंने सम अप कर दिया। थैंक यू अमित। थैंक यू। यदि देखा जाए तो काफी रिलीफ मिलेगा, जैसे कि हम ट्रांस 1 की यदि बात करें, काफी कंपनीज का क्रेडिट अभी बचा हुआ था जो ट्रांसफर नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ, उनको काफी सबसे अच्छी बात उसमें केस लॉ में गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि यदि आप मैनुअली कर पा रहे हो तो ठीक है, टेक्निकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अदरवाइज यू आर रिस्पांसिबल टू एक्सेप्ट मैनुअली। यस तो वो एक अच्छा वेलकम मूव है। इंडस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा पेन था जिन लोग फाइल, उनके लिए बहुत ही ये फेवरेबल जजमेंट है। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू अमित। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट Vipul for his deliberation. Thank you, Lokesh. Thank you, Amit. So summarizing all the provision amendment in wake of the COVID relief in summarized form and industry-wise analysis. Thank you so much. Now I start income tax amendment or income tax impact analysis on the business. तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि कोविड के चलते सारे जो बिजनेस हैं जिसके अर्निंग पोटेंशियल है जो डाउन हो गए हैं, तो ऐसे समय में अभी क्या होगा कि चूंकि हमारे सारे इंडस्ट्री का सेक्टर वाइज इंडस्ट्री का GDP है जो डाउन हो गया है, तो इस समय हम लोग यही कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे वो। लेकिन ये है कि ये जो अगर रिलीफ अगर प्रोवाइड करते हैं तो इस केस में उनके रेवेन्यू लॉसेस काफी होंगे और रेवेन्यू लॉसेस को कवर करने के लिए उनको बहुत से टैक्स मेजर भी लेने होंगे।
तो कुछ रिकमेंडेशन लोगों के आ रहे हैं, इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, कुछ टैक्स ऑफिसर्स के भी आए हैं और कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे मैं चाहूंगा कि हम लोग एज ए कॉमन हम लोग क्या सोच सकते हैं कि किस तरह के मेजर आने चाहिए। तो क्योंकि टैक्स में अगर हम रिलीफ देते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें रेवेन्यू कहाँ से मोबिलाइज हो। ठीक है, अगर टैक्स मेजर हम मान लीजिए हम टैक्स स्लैब में रिलीफ देंगे या फिर स्मॉल बिजनेस पर्सन को हम टैक्स डिडक्शन या एग्जम्पशन के फॉर्म में कुछ बेनिफिट देंगे और या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उनका डेप्रिसिएशन पे बेनिफिट देंगे, तो हम रेवेन्यू कहाँ से मोबिलाइज करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा आइडिया लेते हैं कि और इंडस्ट्रियों का जैसा प्रोफेशनल का थोड़ा सा इस पर कुछ सजेशन भी है। तो आइए कुछ सजेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये जो कोविड का है, इसका जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि बहुत से मैनेजमेंट फर्म्स और बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म ने पूरा एनालिसिस किया है, इंडस्ट्री वाइज और सेक्टर वाइज एनालिसिस किया, जैसा हमारे लोकेश ने भी हर इंडस्ट्री को हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग, एमएसएमई सेक्टर एनालिसिस किया और बताया कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सब्जेक्ट कुछ एजम्पशन लिया उन्होंने कि 2 या 3 महीने तक हो सकता है कोविड का अभी हम लॉकडाउन पीरियड से रिवाइव कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ रेवेन्यू मोबिलाइज कैसे करेगी गवर्नमेंट। तो इसके लिए अगर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर अगर लिया जाए तो कुछ सजेस्टिव भी होगा, क्योंकि लोग जहां पर अर्निंग कम है तो वो उनसे तो रेवेन्यू आ नहीं पाएगी। तो कुछ मेजर हैं, जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि जो वेल्दी लोग हैं, ठीक है, जिनकी हाई सुपर रिच पर्सन है, उन पे कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज और लगाया जाए और जिससे हमारा रेवेन्यू और कलेक्शन हो। उनके स्लैब रेट को भी इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट। तो कुछ लोगों ने, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी आईआरएस टीम वगैरह ने कुछ सजेशन भी दिया था कि इनका जो स्लैब रेट है 40% तक आप इंक्रीज कर दो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट इनका 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो अच्छा है, जिससे कि रेवेन्यू मोबिलाइज हो। इसके अलावा देख रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह में हम देखेंगे कि जो फॉरेन कंपनियां हैं उनके जो ब्रांच ऑफिस या पीई इंडिया में है तो उन पर एक्स्ट्रा सरचार्ज हम इम्पोज कर सकते हैं, इससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा उन्होंने सजेशन दिया है कुछ तो तुम फंस जाओगे सुपर रिच उसमें। जैसे कि सरचार्ज या एजुकेशन से इम्पोज क्या होता रहा है 4% का जो एजुकेशन सेस है, तो इसी तरह फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट मेजर के लिए कोई कोविड रिलीफ सेस वगैरह भी लगाया जाए और जिससे कि रेवेन्यू मोबिलाइज होता रहा। ठीक है, तो उन्होंने एस्टिमेट भी किया है कि एटलीस्ट अगर हम इतना लगाते हैं तो इतना रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट पास आएगी। इसके अलावा सीएसआर फंडिंग के लिए भी एक मोबिलाइजेशन के लिए सीएसआर फंडिंग के लिए, जैसे कि सीएसआर फंडिंग जैसा कि लोकेश से भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि इसको बिजनेस सेक्शन 37 जो है इनकम टैक्स का, उसमें हम इसको रिडक्शन नहीं मिलता है, राइट लोकेश? यस या तो यस हाँ, तो इसमें ये हम चाहेंगे कि कंपनीज को जो कोविड रिलीफ में एक्टिविटीज में लगाए तो उनको एक्सपेंडिचर अलाउ हो यहाँ पर टाइम बिंग तो अलाउ होना चाहिए, जिससे कोविड रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने में हम लोगों को काफी मदद मिलेगी इससे। इसके अलावा जैसे कि अब मेरा एक क्या लोकेश, यस जितना मुझे आइडिया है कि जो 80G में रजिस्टर्ड जो हम डोनेशन देते हैं हम लोग आ रहे हैं लोकेश, उसको लोग इनकम टैक्स में आ रहे हैं उस पॉइंट। ओके ओके ओके। उसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि अभी लोगों को सैलरी देने वगैरह के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो नॉन मैनेजर स्टाफ वगैरह को अगर पेमेंट करें तो उसको भी सीएसआर फंडिंग में हम लोग मान लें कि सीएसआर उस एक्टिविटी में अलाउ हो जाता है, सो दैट लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन है वो बना रहे। इसके अलावा कुछ रिटेंशन अनस्पेंड सीएसआर फंड है तो वो भी आप हम यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छा देखिए, एक जो पीएम केयर्स और सीएम रिलीफ फंड जो है, ठीक है, तो पीएम केयर्स में तो उन्होंने अलाउ भी किया है 80G में,
और तो उसमें ये है कि जो CSR पर्पस के लिए PM केयर्स एंड रिलीफ फंड को उसमें कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर दिया जाए कि अगर ये PM केयर्स या CF रिलीफ फंड में करें तो CSR पर्पस के लिए वो काउंट हो जाए। तो इस तरह है जो कुछ मोबिलाइजेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अच्छे रिकमेंडेशन है जिसको सारे इंडस्ट्री है जो वेलकम कर रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ATG, ठीक है, ATG को में PM केयर्स फंड, ठीक है, कंसीडर 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है उसी तरह कोविड सेविंग सर्टिफिकेट निकाला जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा फंड रेज किया जाए। और इसके अलावा न्यू अमनेस्टी स्कीम निकाला जाए अगर अनडिस्प्यूटेड डिमांड है। अगर जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि विश्वास से क्या है लोकेश, विश्वास से विवाद, विवाद से विश्वास तक, विवाद से विश्वास, या तो उसी तरह की जो अनडिस्प्यूटेड डिमांड है जो काफी पेंडिंग है, विश्वास से विश्वास स्कीम जो 2020 जो आया हुआ है, तो इस तरह के और एमनेस्टी स्कीम निकाले जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर है जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बात है जिनकी अर्निंग पोटेंशियल कम है उन पर टैक्स इंपोज करने का कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो इसको इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट से लिया जाए या सुपर रिच पर्सन से इसको लिया जाए। उसी तरह हम कुछ देखें जो मीडियम, देखिए हर जो गवर्नमेंट का जो मेजर हो जो अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेन, टाइम के अनुसार एडजस्ट करे, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट टर्म तो मीडियम टाइम मेजर में कैसे हम मीडियम टाइम मेजर जैसे लोकेश ने भी लगता है क्लासिफाई किया, शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब 6 to 8 मंथ है लोकेश, 6 to 12 months, 12 मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ, ठीक है। sorry 3 to 6 months and 6 to 12 months, या तो मीडियम टर्म अब मेजर भी कुछ लिया गवर्नमेंट ले तो मीडियम टर्म मेजर में दे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों का इवन आई एम द बिजनेस प्रैक्टिशनर और लोकेश इज द चार्टर अकाउंटेंट और अमित इज द प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट, वो तो हमारे पास क्लाइंट का जो इंटरेक्शन है काफी कम हो गया, लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो और कंप्लायंसेस हैं जो काफी उनके ये ड्यू डेट एक्सपायर करेंगे और ये हो गए। तो इस केस में जो पेनल प्रोविजन है उसमें इंसेंटिवाइज कंप्लायंसेस करे गवर्नमेंट, तो सो दैट अभी फॉर द टाइम टू मीडियम टर्म मेजर में उनके पेनल्टी और वगैरह जो लगाते हैं वो उसको अभी थोड़ा सा रोके, सो दैट लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इससे। इसके अलावा ठीक है, कुछ जैसे कि जब पहले क्या था बेल टैक्स वगैरह था प्रोविजन लोकेश, यस, हाँ, तो अब है कुछ इस तरह इनहेरिटेंस टैक्स वगैरह है कुछ इम्पोज करे सो दैट ज्यादा मोबिलाइजेशन हो, ठीक है। कैपिटल गेन्स के केस में कुछ ओवरसीज सिटीजन वगैरह या OCI वगैरह जो है इन लोगों पर टैक्स ले सके, और इक्वलाइजेशन ले भी जाहिर सी बात है। इसमें हम फंड देखो लोकली से ज्यादा हम चाहेंगे कि बाहर से हम फंड रेज करें, ठीक है, बाहर से लोगों से टैक्स लेने, जैसे कि इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह जैसा आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि गूगल टैक्स वगैरह जिसको नाम से कहते हैं, गूगल टैक्स वगैरह जिसको एडवर्टीजमेंट हम देते हैं और उसको हम पेमेंट करते थे उसमें, तो इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह का रेट हम बढ़ा के उससे ज्यादा फंड रेज करें। तो इस तरह कुछ शॉर्ट टर्म मेजर हैं। और जैसे कि कुछ कंपाइन भी चला रहे हैं कि जैसे LPG सब्सिडी वगैरह है, इनको थोड़ा प्रोत्साहन दें। तो इस तरह की कुछ टैक्स मेजर है जिससे फंड हम मोबिलाइज करें। तो लोकेश हम लोग आइए अब हम तो देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक सेक्टर है, ठीक है, उस पर टैक्स का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इससे जैसा कि हम लोग सब लोग देख रहे हैं, कुछ हम इंडस्ट्री देख रहे हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, मेरे पास ऑप्शन नहीं, परमिशन नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर में जैसा कि आइए, तो हेल्थ सेक्टर में जैसा कि सबसे ज्यादा अगर अभी कोविड में अगर कोई इंडस्ट्री वर्क कर रही, सेक्टर वर्क कर रही है तो हेल्थ सेक्टर वर्क कर रही है। तो हेल्थ सेक्टर अभी तो समझो कि एक तरह से एक मतलब कहते हैं कि डॉक्टर है जो भगवान की तरह है हमारे लिए, क्या अमित? हाँ जी बिल्कुल। तो ये हेल्थ सेक्टर देखिए, लेकिन तारीफ करनी होगी हमें गवर्नमेंट सेक्टर और हेल्थ सेक्टर वगैरह को कि ये लोग सारे लगे हुए हैं, 100% लगे हुए हैं। मतलब पूरा ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बिल्कुल टाइट है। हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल मतलब हर जगह गांव में उन्होंने क्वारंटाइन और हॉस्पिटल वगैरह डेवलप कर रहे हैं वो, तो अभी काफी लोग वर्क कर रहे हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं हेल्थ सेक्टर पे। तो हेल्थ सेक्टर में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ सेक्टर में जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर के जो सारे मेडिसिन हैं या फिर मास्क हैं, सैनिटाइजर है, ये सब प्रोडक्ट हैं जो आप ही अभी काफी यूज में होने वाले हैं और लोगों की काफी नीड है। तो इसको देखते हुए हेल्थ सेक्टर में काफी रिलीफ प्रोवाइड करने की बात चल रही है। और जैसा कि मेरे पास प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हेल्थ सेक्टर, तो हेल्थ सेक्टर में जैसे कि अभी देखिए हम लोग ऐसे ही देखते हैं, जनरल डिस्कस करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में डिस्कशन करने के लिए अभी है कि मोर ज्यादा हॉस्पिटल का प्रोविजन होना चाहिए, जिससे ज्यादा से लोगों को मेडिकल रिलीफ मिल सके। और इंस्टेंट जो है, जो हमें इंकरेज भी करना होगा उनको इन द सेंस ऑफ द हॉस्पिटल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी वगैरह जो करते हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह फॉर्म में उनको ये अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप मिले हेल्थ सेक्टर को। और हेल्थ सेक्टर नो डाउट, मतलब अगर हमें टैक्स इम्पोज नहीं करना, मतलब अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ा हमारे पास ये है कि, और इंडिया में हेल्थ सेक्टर एक चैलेंज भी है, तो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सो दैट लोगों को मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड हो सके, आसानी से प्रोवाइड हो सके। और ये देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी बहुत से लोगों को बात चल रही है कि इसके बाद बहुत से डॉक्टर्स ने डिस्कस किया, तो वो कह रहे हैं उन क्लिनिक जो अपना डेवलप था ऑलरेडी, आप चल रहा था काम, तो उन्होंने इसका स्पीड अप थोड़ा सा पकड़ा है और ज्यादा से ज्यादा वो वार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर में लोकेश, जैसा कि आपने कहा कि लोन वगैरह पे रिलीफ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। आरबीआई ने उसको से क्या मोरेटोरियम पीरियड है ना, तो कुछ पीरियड, हाँ कुछ पीरियड के अलाउ किया है कि आप 2 या 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आप ले लो और इस पर आप वर्क करो, मतलब लोगों को सो दैट रिलीफ मिल पाए। लेकिन लोकेश अभी जैसा कि फंड रेजिंग, मतलब ये प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री रिवाइव कैसे होंगे, ठीक है। बैंकों में बैड डेब्ट्स के चांसेस भी ज्यादा हैं, राइट, तो क्योंकि डिफॉल्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे इस केस में। तो यहाँ पे और बैड डेब्ट्स का तो जैसा कि इनकम टैक्स में आपने देखा होगा प्रोविजन भी है कि उनको 8.5% तक बैड डेट्स अलाउ होता है सेक्शन 36(1) में, राइट राकेश? I need to check this provision. 8.5% अलाउ होता है, तो उसको इंक्रीज करके एटलीस्ट 12% तक ले जाए इंडियन बैंक के लिए, ठीक है। और तो इससे क्या होगा कि देखिए अभी बैड डेट के चांसेस ज्यादा हैं, तो बैंक को अगर रिलीफ मिलेगी तभी हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल पाएंगे। इसके अलावा हमारा एनजीओ सेक्टर बूस्टअप है, राइट राकेश? तो एनजीओ सेक्टर अगर हमारे बूस्टअप पे है, तो एनजीओ सेक्टर को देखिए जो वर्क कर रही है, देखिए जितना गवर्नमेंट वर्क करी, हमारे जैसे कि मैं झारखंड के एक छोटी सी जगह में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पर लगभग 25 एनजीओ हैं, ठीक है। और 25 एनजीओ में जो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के एट पार एनजीओ यहाँ वर्क कर रही है। सारे लोग को फूड का स्कीम चल रहा है, मेडिसिन स्कीम चल रहा है, रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनजीओ काफी वर्क कर रहे हैं, तो एनजीओ को बूस्टअप देने की जरूरत है गवर्नमेंट को। जैसा कि एनजीओ के बहुत से जो प्रोसीजरल चीजें हैं और टैक्स रिलीफ वाली चीजें हैं, उसको इनकरेज करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट ने जो नए रेगुलेशन एनजीओ के लिए लाए थे कि अभी जस्ट एक्सपायर होने के 3 मंथ के अंदर आपको जो एग्जिस्टिंग एनजीओ का रजिस्ट्रेशन लेना है, जैसा कि लोकेश से हमारा कल डिस्कशन हुआ था, तो उसका डेट उन्होंने, कल ही मैंने चेक किया, तो उसका डेट उन्होंने 31 अगस्त हो रहा था ना लोकेश, 3 मंथ
यस यस या यस, उसे 31 अच्छा अक्टूबर कर दिया है, हाँ दिसंबर कर दिया है सही, ठीक है अक्टूबर अक्टूबर, अक्टूबर, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 या 3 महीने का शायद एक्सटेंशन दे दिया गया है, तो ये अच्छा मूवमेंट है। इसके अलावा जैसे ऑपरेशनल मेजर कि जैसे कि एनजीओ में बहुत से चीजें ऐसे एनजीओ हैं जिनके अदर ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि उनका समझिए प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस तरह के हैं, लेकिन कोविड को लेते हुए उनको ऐसा कुछ रिलीफ मिलना चाहिए कि जो इस डिजास्टर मैनेजमेंट और कोविड रिलीफ में वर्क नहीं करें उस सेक्टर को भी अलाउ करें कि कोविड रिलीफ में वर्क करे, तो ऐसा इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, राइट। हेलो भैया, इज कनेक्टिंग, हाँ यस नाउ यस कनेक्ट रोकेश। यस यस, तो मतलब अदर एनजीओ को मतलब जिसके ऑब्जेक्ट में नहीं है तो उनको अलाउ कर देना फॉर द टाइम भी, उनको इन एक्टिविटीज या कोविड रिलीफ में हेल्प के लिए वो अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपना फंड मतलब यहाँ पे यूज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें। इसके अलावा जहां तक आप लोग देखते हैं कि देखिए अदर सेक्टर जो है 1 मिनट लोकेश, अदर सेक्टर है वेरी बहुत सी ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लेकिन एनजीओ सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसमें भी कुछ रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि उनके कैसे रिस्क को कैसे मैनेज करें, कि अगर एनजीओ सेक्टर में अगर कुछ रिस्क है, डिस्ट्रक्शन लॉसेज है, तो उनके भी कुछ जैसे कि उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कुछ होनी चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह भी उनके लिए करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एटीजी स्पेशली गवर्नमेंट, सॉरी सॉरी या बिल्कुल मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा, हाँ हाँ गवर्नमेंट कुछ ना ऐसे सेक्टर वाइज कुछ रिलीफ मेजर्स लेके आ सकती है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, राइट, तो उसे सेफ गार्ड करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल 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 लोकेश, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तो अभी हम जैसे देखते हैं कि एनजीओज के लिए जो सारी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना डोनेट पीएम रिलीफ फंड को दे दिया है वो 2021, सो एनजीओज को फंडिंग हो गई नहीं, अराउंड 5-6,000 करोड़ की हर साल जो हम एनजीओज को फंडिंग करती है कंपनियां, वो तो होगा नहीं, तो एकदम से डाउन पे आ जाएगा, तो गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे टू सेफ गार्ड दी एनजीओ। हाँ ये उसको या तो मेजर में भी कुछ सजेशन इस तरह है हम लोगों का कि या तो जैसे कि उनका जो पूरे फंडिंग का 85% है उनको एक्सपेंडिचर जो होता था वो अलाउ होता था, उसको एटलीस्ट 1 या 2% और उसको डीम्ड एप्लीकेशन इंक्रीज किया जाए, सो एडहॉक मतलब 15% की जगह पर उनको 16% 17% मिल जाए, तो ये थोड़ा रिस्क मेजर का एक तरीका भी होगा उनका कि गवर्नमेंट ने थोड़ा अच्छा रिलीफ प्रोवाइड किया उनके लिए। और जैसा कि देखते हैं सेक्शन 80G में देखिए कैश डोनेशन मतलब 10,000 से ज्यादा अलाउ नहीं है ना लोकेश, राइट, am I right? तो I am not getting your voice. Okay. There is a network problem. I think there is some network. या अब आ रहा है? Yes. हाँ, तो जैसा कि कैश डोनेशन की बात है तो अभी फॉर द टाइम बीइंग कैश डोनेशन अलाउ होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है रिलीफ जो प्रोवाइड कर रहे हैं कैश या फिर फूड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इन द काइंड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, या 10,000 ज्यादा कैश प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो उनको फॉर द टाइम बीइंग अलाउ कर देना चाहिए। और अभी फर्दर वेरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट को नहीं है कि वेरिफिकेशन है, पूरा स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करना है, उनको थोड़ा सा भी लिबरल उनको इन चीजों में होना पड़ेगा। इसके अलावा आप जैसा देखते हैं सेक्शन 40A(3) जो है, जो कैश पेमेंट की बात होता है, इवन इंडस्ट्री पे भी ये बात अप्लाई हो रही है कि 10,000 तक से ऊपर हम कैश 1 पर्सन 1 सिंगल डे हम नहीं दे सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, खासकर एनजीओ को तो जरूर से जरूर देना चाहिए इस केस में, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसा कि हम लोकल जगह की यहाँ कैश मार्केट ही है, तो एनजीओ से मतलब ये मतलब प्रोविजन उनको लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जहाँ पर 12A वगैरह का जो रजिस्टर्ड एनजीओ होती थी तो उनका लोग क्या करते थे, क्या मैं भी फेस कर चुका हूँ, काफी एनजीओ में मैंने वर्क किया है, तो
और जब उनको वो पेमेंट रिलीज करते थे तो वो टीडीएस काट लेते थे, और फर्दर एनजीओ था जो सारा इनकम अपना एज्यूम करता था, उनको कोई टीडीएस मतलब टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, तो फर्दर टीडीएस जाके वो क्लेम करते थे टू द रिटर्न फाइलिंग। तो अब इस सेक्टर में क्या होता है कि अब वो डायरेक्ट मतलब ये क्या होता है, टीडीएस जब कटता है तो उनका फंड है जो ब्लॉक हो जाता था, मतलब एक एक साल के लिए ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, राइट लोकेश? हेलो, सॉरी, यस। हाँ, तो उस केस में अभी जो है कि उनका जो ये टीडीएस का जो प्रोविजन वगैरह जो है जो थोड़ा सा, तो उनको इनका रिलीफ दे दीजिए, और मतलब एनजीओ और सेक्टर में जो भी डोनेशन या कोई भी वर्क दे रहे हैं तो उनसे अभी टीडीएस ना काटा जाए, क्योंकि फर्दर क्योंकि वो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली उसको रिफंड करना चाहता था, इसलिए लिक्विडिटी जो फ्रेंचेज हैं उसको थोड़ा सा ईजिंग आउट करना चाहिए इसको। तो ये कुछ सजेशन थे एनजीओ के लिए, मैं सारा पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहां तक एमएसएमई की बात है, जैसा लोकेश ने कवर किया एमएसएमई सेक्टर, तो एमएसएमई सेक्टर में कि देखिए जीडीपी का जो बहुत बड़ा पार्ट है जो एमएसएमई सेक्टर का आता है, राइट लोकेश, और काफी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है ये। जैसा कि डाटा में मैं देख रहा हूँ, हाँ, जैसे कि अब ग्लोबली मतलब इवन इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा जो डिफरेंट कंट्री है जैसे चाइना, इटली, ठीक है, इसमें भी एमएसएमई सेक्टर को काफी प्रमोशन के लिए उन्होंने काफी मतलब रिलीफ प्रोवाइड किया है। जैसा सर्वे उन्होंने किया है कुछ लोगों ने, मैंने तो उन्होंने कहा है कि तो 60% बिजनेस, जैसे चाइना की तो कह रहे हैं कि बात करें 60% बिजनेस हैं जो बैक हो गए हैं इन बिजनेस, ठीक है, बट फेस रिड्यूस डिमांड, मतलब लेकिन बिजनेस तो वहां रिवाइव कर गया लेकिन डिमांड जो है काफी रिड्यूस हो गया वहां पे। उसी तरह इटली के डाटा है कि वहां के जो फर्म्स वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो डिमांड क्योंकि डाउनफॉल हो गए हैं, तो टूरिज्म सेक्टर, फैशन, एग्रो, फूड सारा है जो सारे में डाउनफॉल चल रहा है। इससे सारे कंट्री के डाटा है मेरे पास। तो अब इस सर्वे से हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो इंडिया में जो सेक्टर है, इंडिया में देखिए इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर है कि जो जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है एमएसएमई सेक्टर। कहते हैं कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होती है तो एमएसएमई सेक्टर से जनरेट होती है। तो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को काफी रिलीफ लेनी पड़ेगी एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा डाटा देखता हूँ इंडिया में क्या डाटा क्या कहता है इंडिया का। हाँ, जैसा कि इंडिया में देखते हैं कि इंडिया के कुछ डाटा उन्होंने दिया है कि 114 मिलियन पीपल जो है उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एमएसएमई सेक्टर से, और ये पूरे जीडीपी का 30 से 35% कंट्रीब्यूशन करता है। और इम्पैक्ट जो एमएसएमई पर है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि लोकेशन भी कहा, सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्ट वाला सेक्टर है तो एमएसएमई सेक्टर है, और इसका सेवरल लेवल है, जैसे नेशनल लॉकडाउन वगैरह जो हुआ तो प्रोडक्शन फैसिलिटी, रिटेल सब बैडली अफेक्ट हुई है। माइक्रो इंटरप्राइज स्पेशली द सर्विस सेक्टर कंसिडरेबली इंपैक्टेड। इसके अलावा बहुत से सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट होना चाहिए। तो ये सब तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था कि कोविड रिलीफ इंडस्ट्रियल रिवाइवल की हम लोग बात कर रहे थे, हम बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको चाहेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स दिए गए हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को लेके, तो मैं इसको समराइज करूंगा ओनली इन 2 मिनट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोकेश ने कहा था कि सारे जो अभी इमीडिएट रिलीफ जो गवर्नमेंट ने लिया है, इमीडिएट मेजर जो लिया है, टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया है, तो वो कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग लिया है, कुछ इंटरेस्ट वगैरह वेव ऑफ किया है, राइट लोकेश? जैसे कि विवाद से विश्वास स्कीम है जिसका जो डेट था उसका 31 मार्च 2020 तक उसे मतलब उस स्कीम में जाना था। हाँ, और उसके बाद अगर हम जाते हैं जून तक कर दिया उसे। हाँ, उसे जून में एक्सटेंड कर दिया गया, 30 जून 2020 किया गया है। और जो 10% का जो डिपॉजिट अमाउंट होता था, राइट,
तो वो भी अमाउंट अभी कहा गया कि आप 30 जून तक हम नहीं लेंगे और नो एडिशनल 10% अमाउंट विल बी पेड। तो ये विवाह से विश्वास स्कीम में दिया गया है। इसके अलावा रिड्यूस रेट ऑफ द इंटरेस्ट का आपको बताया गया है कि आप जैसा कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, रेगुलर टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी और एसटीटी और सीटीटी जो है कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो जिसका पेमेंट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक है, और अगर पेड नहीं हुआ है 30 जून 2020 तक तो उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको, जहां पर ओरिजिनली 18% 12% था, मतलब 1.5% से 1% पर मंथ, उसको रिड्यूस करके 9% पर एनम कर दिया गया है, मतलब 0.75% पर मंथ कर दिया गया है। इसके अलावा लेट फी है, तो लेट फी जहां भी था लेट फी, तो लेट फी को वेव्ड कर दिया गया है, कंप्लीटली वेव्ड कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा मूव है, इसके लिए क्लैपिंग करेंगे लोकेश एक बार। उसके बाद स्टैंडर्ड ड्यू डेट, ठीक है, जैसा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो था फाइनेंशियल ईयर का 2018-19 का जो क्या था लोकेश, बिलेटेड रिटर्न जो कहते थे, तो उसे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में, तो उसे फाइल करना था आपको 31 मार्च 2020 तक, तो उसे वो एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया। उसी तरह आधार पैन लिंकिंग का जो 31 मार्च 2020 प्रोविजन था उसको 30 जून 2020 कर दिया गया है, जो फर्दर तो और इंक्रीज होगा जैसा कि पिछले 2 साल से होते आ रहा है। इसके अलावा नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, अप्रूवल या ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, कोई भी अगर इस टाइम लिमिट के बीच में अगर एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च से 29 जून 2020 तक, तो उसको 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा एक मेजर जो स्टैंडर्ड ड्यू डेट है, जो ऑल इन्वेस्टमेंट इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जो 80C का, 80D, 80G का जो डिडक्शन अलाउ होता था, और जो इन्वेस्टमेंट फिर रोल ओवर बेनिफिट वगैरह, कैपिटल गेन्स वगैरह में 54 GB में मिलता था, तो उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, डोनेशन अंडर पीएम केयर्स फंड। तो इसमें बहुत अच्छा ये मूवमेंट है ये गवर्नमेंट का कि जो डोनेशन पीएम केयर फंड्स होगा वो एलिजिबल होगा 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स। फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग है कि जो 10% डिडक्शन ऑफ क्या होता है 10% ऑफ GTI ना, वहां उस लिमिट तक जो अलाउ होता था वो लिमिट इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको टोटल GTI का 10% से मोर देन 10% आप यहाँ पर डोनेशन दे सकते हो। मोस्ट वेलकम फॉर डोनेशन। अमित तो सोच रहे हैं कुछ, कितना अमित डोनेशन कितना है आपका? 1 लाख का डोनेशन अमित का है भी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंट्री कंट्रीब्यूशन इन कंट्री नेशन बिल्डिंग स्कीम। तो उसके बाद जो अच्छा एक चीज मेजर मूव में जो है या अमेंडमेंट है कि जो डोनेशन 30 जून 2020 तक जो था, जो भी डोनेशन होगा वो एलिजिबल होगा आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक जो हो गए उसमें, हाँ उसके लिए 19-20 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। इसके अलावा कोई भी पर्सन अगर कारपोरेट पेइंग कंसेशनल टैक्स, अगर जैसा कि कंसेशनल टैक्स में देखते थे उसको कोई डिडक्शन नहीं लेना होता था ना, फ्लैट लेना है, तो उसको उसके लिए एक मेजर रिलीफ है जो इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि इवन कारपोरेट पेइंग कंसेशनल टैक्स जो 22% और 15% वाले जो आ गए थे, ठीक है, तो वो भी अगर इसमें पीएम केयर्स फंड में अप टू 30 जून 2020 तक अगर देती है डोनेशन, तो वो 80G का जो डिडक्शन डोनेशन है वो क्लेम कर सकती है अगेंस्ट द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 19-20, एंड कोई भी एलिजिबिलिटी जो कंसेशनल टैक्सेशन का उसको लूज नहीं करेगी। तो बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट का मेजर है। इसके अलावा नील और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू TDS एंड फॉर्म 15G और 50H है, जो ऑलरेडी होल्डिंग जो फाइनेंशियल 19-20 में कर रहे हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 30 जून 2020 तक है। काफी सीनियर सिटीजन हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि पेंशन धारी हैं, तो उनको करना है कि अरे बैंक में तो ये मैंने दिया नहीं यार, 15G 15H फीस व TDS कट जाएगा, तो उनके लिए यही बहुत अच्छा है कि 30 जून तक उनको डेट एक्सटेंड कर दिया गया और फर्दर हो सकता है कि और गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करे। तो 30 जून या फिर डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट, जो दोनों में अर्लियर होगा वहां तक इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। पिछला जो TDS इनका जो
सर्टिफिकेट दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, डिक्लेरेशन। अगर एसएससी अगर अर्लीस्ट अप्लाई कर देता है तो एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर जो होगा वो फॉर्म ये करेगा। तो जो आपने सबमिटेड फॉर्म है 15G और H, जो बैंक इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल 90-20 का, तो वो वैलिड होगा 30 जून 2020 तक। ये तो मैंने सारे अमेंडमेंट को लगभग मैंने शॉर्ट पीरियड में कवर किया। और कल 8 मई 2000 मतलब 8 मई को एक अमेंडमेंट और आया है कि जो रेजिडेंस रूल्स है, तो जो लॉकडाउन में जैसे बहुत से लोग हैं कि इंडिया आए हुए थे और लॉकडाउन में फंस गए हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आके कहीं हॉस्पिटल वगैरह में है, तो वो जो पीरियड जो यहाँ पर है, तो उनके जो रेसिडेंशियल स्टेटस में जो पीरियड काउंट होने थे, तो 182 डेज या जो भी टाइम में है उसमें वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसमें एक रिलीफ दिया गया, 8 मई को आया है, जस्ट अभी 2 दिन पहले आया है सर्कुलर। तो लगभग मैंने सारे इनकम टैक्स के अमेंडमेंट शॉर्ट में कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज कंक्लूड लोकेश। Thank you, Bipul. Yes. Thank you, Bipul, for your so wonderful deliberation on the latest amendments in income tax. आपने काफी कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर दिया आपने इनकम टैक्स में। और जैसा कि हमने अभी देखा कि लेटेस्ट अभी जो जीएसटी में अमेंडमेंट्स आएंगी वो हम लिखेंगे। तो काफी कुछ हमने जो कि इनकम टैक्स और जीएसटी में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू पीपल, इससे लोगों को काफी बेनिफिट हो, क्योंकि 2 महीने से ऑलमोस्ट लोग लॉकडाउन है और कुछ भी कर नहीं सकते, ऑफिस बंद है, कंसल्टेंट्स के ऑफिस बंद है, तो काफी पेनफुल थी ये सिचुएशन। सो अच्छा है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू लोकेश, थैंक यू अमित फॉर पार्टिसिपेटिंग। और इसे हमें जो हमारे ये हैं ऑडियंस हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा कि ये सारे मतलब एक जनरल पर्सन पे कैसे इसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है लॉकडाउन पीरियड का। यस थैंक यू लोकेश, थैंक यू। ओके, बाय बाय। अच्छा, काफी अच्छा रहा। मैंने मीटिंग तो अभी एंड कर रहा हूँ। नहीं, अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं की? नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया मैंने।